पहले सूबेदार हिम्मत सिंह जी जो एएमयू से हैं, आज हमारा वो लेसन प्लान पे लेंगे। इन्होंने कई इंटरनेशनल शूटर्स आर्मी के तैयार किए हैं, ओलंपियन तैयार किए हैं, और खुद भी एक इंटरनेशनल लेवल पे शूटिंग खेला है। आपका स्वागत है हिम्मत सिंह जी। थैंक यू आज आप मैडम जो जी। भी इनको पढ़ाएंगे वो ये बच्चे ध्यान से आपका सुनेंगे और उसे नोट करके रखेंगे डायरी में। एंड शाम की डिस्कशन क्लास में ये लोग उसमें आपसे क्वेश्चन एयर सेशन करेंगे। सो आप शुरू कर सकते हैं क्लास। थैंक यू। जी मैम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सूबेदार हिम्मत जय सिंह हिंद है। सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जी सर, आशा करता हूँ आज हम कुछ नया सीखेंगे। और आपने अभी 6 वीक के जो ये कोर्स चल रहा है इसके अंदर काफी कुछ सीखा होगा, पढ़ा होगा पिछली क्लासों के अंदर। इसके दौरान आपने देखा होगा कि एक शूटर को सिर्फ शूटिंग करवाने से ही वो एक अच्छा शूटर नहीं बन सकता है। उसके साथ साथ उसके जैसे योगा, मेडिटेशन, फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स, प्लस गेम के रूल रेगुलेशन, प्लस टेक्निकल में भी बेसिक ट्रेनिंग आ गई, और थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग आ गई। उसमें सब चीजें मतलब ये मायने रखती हैं अपनी अपनी जगह। अगर हमने एक बिगनर शूटर से, एक अनट्रेंड आदमी से एक एलिट शूटर बनाना है, तो हमें काफी कुछ चीजें उस लड़के को या शूटर को हमें सिखानी होंगी, तभी जाके वो एक अच्छा शूटर बन पाता है। तो ये काफी सारी चीजें जो ये होती है, इनको तरतीबवार, मतलब हर सब्जेक्ट को तरतीबवार अगर हम शूटर के ऊपर लागू नहीं करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ या तो छूट जाएगा, या उस शूटर से मिस हो जाएगा। तो वो शूटर में कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग के दौरान वहां पे मतलब उस चीज से वो वंचित रह जाएगा शूटर। और वो उसकी मतलब कि शूटर की ट्रेनिंग के ऊपर ही असर पड़ेगा। जैसे मान लो हमने फॉर एग्जांपल बोलूं कि फिजिकल हमने इतना नहीं दे रहे, शूटर आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, चल भाई उसको टेक्निकल ठीक से बता रहे हैं, मेंटल भी थोड़ा बहुत हो रहा है, फिजिकल कुछ नहीं कर रहा, तो शूटिंग भी अच्छी कर रहा है शूटर, तो हम सोचेंगे यार, वैसे भी बोला जाता है कि इसमें शूटिंग के दौरान शूटिंग गेम के अंदर मेंटल का ज्यादा रोल होता है। सही बात है, लेकिन फिजिकल भी अपनी जगह बहुत मायने रखता है। अगर एक शूटर को अगर हम फिजिकल नहीं कराएं, तो मान लो अगर एक पिस्टल शूटर है, उसके शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या राइफल शूटर है, उसके बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल में जब वो एक एलिट शूटर बनेगा, तब तक उसके वो इंजरी में बदली हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले से ये चीजें एक प्लानिंग में लागू रखें कि हमने फिजिकल भी उतना ही महत्व देना है जितना बाकी चीजों को देना है। तो इन सभी सब्जेक्टों को हम तरतीबवार लागू करने के लिए हमें एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। मान लो मुझे आज या 1 महीने बाद अपने शूटर्स को लेके केरला कंपटीशन में जाना है, तो मैं अगर आज प्लानिंग नहीं करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं मेरे शूटर्स भी दुखी होंगे, वहां पहुंच नहीं पाएंगे, और जो उनका गोल है वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, और उनके जो परफॉर्मेंस उन्होंने देनी होगी उसके ऊपर भी उनका असर पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि प्लानिंग एक अच्छी बने, कि मुझे यहाँ कितनी तारीख को जाना है, वहां पे पहुंच सकूंगा, उस हिसाब से एक दिन पहले मैं पहुंच जाऊं, ट्रेन में रिजर्वेशन है कि नहीं है, मुझे बाई एयर जाना है या बाई ट्रेन जाना है, वहां अगर सर्दी ज्यादा नहीं है तो मुझे सर्दी के कपड़े ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, वहां कहाँ रुकना है, नॉर्थ इंडियन खाना मुझे कहाँ प्रोवाइड करा पाऊंगा मैं अपने एथलीट को, ये सभी चीजें मुझे अभी से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो कि एक कोच अगर अच्छी प्लानिंग कर लेता है तो उसमें एथलीट के मोराल और प्लस उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीजें आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या क्या जरूरत होती है। बाकी अगर जो लेसन प्लान होता है वो बेसिक तौर पे दो दो टाइप का होता है। पहला टीचिंग लेसन प्लान, और दूसरा है ट्रेनिंग लेसन प्लान। टीचिंग लेसन प्लान में आ गया कि आप एक नए एथलीट को नया स्किल सिखाते हैं। जैसे एक बिगनर शूटर आया, एक नया बच्चा आया, उसको आप शूटिंग का एक स्किल सिखा रहे हैं, और ट्रेनिंग लेसन प्लान के अंदर आप उस स्किल को और डेवलप करते हैं। मान लो बिगनर शूटर है, उसको आप इंटरमीडिएट में लेके जाते हैं, और जो इंटरमीडिएट शूटर होता है उसको आप एलिट शूटर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं।
तो जो आज का लेक्चर है, लेसन प्लान बनाने का तरीका, ये 4 पार्टों में पूरा होगा। तो पार्ट नंबर 1 है इसकी रिक्वायरमेंट और बेनिफिट, मतलब कि लेसन प्लान की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले बता रहा था, अभी भी बताया मैंने कि अगर हम एक प्लानिंग नहीं करेंगे, सही से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हमारे मकसद से वंचित रह जाएंगे या थोड़ा पीछे रह जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि एक नॉर्मल इंसान, प्लानिंग शुदा नॉर्मल इंसान बिना योजना या बिना प्लानिंग के बुद्धिमान व्यक्ति से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, अगर उसके पास प्लानिंग अच्छी है तो जरूरी नहीं कि आपके पास टैलेंट ही है, टैलेंट के साथ साथ आपके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए, वो भी अच्छे दर्जे की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी हर एक सब्जेक्ट, हर एक चीजें उसमें शामिल कर रखी हूँ। तो ये चीजें आगे चल के देखेंगे हम। फिर इसमें आएगा कुछ पार्ट 2 में थिंग्स टू रिमेंबर, कि हमें जब हम एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, हमें उस एथलीट के बारे में पता होना चाहिए जिसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं या पूरा लेसन प्लान बना रहे हैं। हमारे दिमाग के अंदर उसका पूरा खाका होगा, और ये तभी संभव है जब हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके का होगा। मतलब कि ये नहीं कि अभी आप बोलो कि मेरे एक एथलीट का प्रोग्राम बना दो, तो मैं इतना अच्छा तरीके से नहीं बना पाऊंगा, जबकि उस एथलीट को मैं ठीक से बातचीत करके उसको ठीक से समझ के बना पाऊं। तो जरूरी है कि आप अपने एथलीट का भरोसा जीतो, उसकी कमियां और अच्छाइयां सब आपको पता होनी चाहिए। अदर थिंग्स में हम कुछ ऐसी चीजें शामिल करेंगे जो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। और फोर्थ है इसका जो मेन पार्ट है, सीक्वेंस ऑफ मेकिंग ए टर्निंग प्रोग्राम, कि एक टर्निंग प्रोग्राम को हमने एक सीक्वेंस वाइज किस हिसाब से कैसे बनाना है। अभी है रिक्वायरमेंट एंड बेनिफिट। जब भी आपके पास कोई बिगिनर शूटर आता है या एक बच्चा आता है, तो उसके लिए आपको एक अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना होता है। जैसे मान लो एक 10 से 12 साल का बच्चा आ रहा है, और उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको स्किल सिखाने के साथ उसका इंटरेस्ट लेवल भी आपने बढ़ाना होगा। तो इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए आपने बलून शूटिंग करवा ली, टेबल शूटिंग करवा ली, या कुछ और भी आप उससे गेम करवा सकते हैं जिससे उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता रहे बच्चे का। तो उसके लिए आपको एक अलग, अगर आपने उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बनाया, एक प्लानिंग नहीं की, तो आप वो चीजें नहीं दे पाओगे एक बच्चे को, या हो सकता है आपके दिमाग में निकल जाए। या आपने अगर वो प्लानिंग बना रखी है तो आपका असिस्टेंट कोच भी अगर उस रेंज के ऊपर बैठा हुआ है तो उस चीज को फॉलो कर सकता है। और इंस्ट्रक्टर कोचेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी ये 6 वीक का आपका कोर्स चल रहा है, तो भी एक प्लानिंग के साथ चल रहा है पूरा। इसका एक लेसन प्लान पहले बना है, उसी के हिसाब से सब की क्या क्या सब्जेक्ट ऐड करने होंगे, कोचों को कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स के कितने लेक्चर लेने हैं, प्लस इस लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल कितने करवाने हैं, वो सब चीजें पहले से प्लानिंग की गई है, तभी ये हो रहा है। तो हर कोई भी अगर कोर्सेज होते हैं या कोई भी चीज होती है, उसमें पहले पूरी प्लानिंग की जाती है। और इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, एक शूटर मान लो अभी नेशनल खेल के आ रहा है, तो उसकी पीछे की जो नेशनल के स्कोर से प्लस उसकी पूरे बातचीत करके एनालिसिस करके कि शूटर ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, वो सभी चीजें देख के आगे के लिए हम वो चीजें उस लेसन प्लान में लागू करते हैं। तो इसलिए इसमें मतलब शूटर की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूवमेंट होगी, और वो तभी होगी जब हम एक प्लानिंग बनाएंगे। टर्निंग साइकिल वो आपको बताऊंगा, कि जिसमें एक टर्निंग साइकिल में पूरा टर्निंग साइकिल में उसमें 4 फेजेज चलते हैं। पहले प्रिपरेशन फेज, फिर इंडोरेंस फेज, फिर उसके बाद में कंपटीशन फेज, उसके बाद रिकवरी फेज, कंपटीशन होने के बाद में रिकवरी फेज आता है। तो ये सभी चीजें आपको बाद में बता दूंगा मैं आगे। डिफरेंट प्रोग्राम और एलिट, इंटरमीडिएट, बिगनर शूटर, वो आपको अभी बताया मैंने कि अगर बच्चा आ गया तो आप उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे। इंटरमीडिएट शूटर है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आपने एक बिगनर शूटर आया, उसको आप बेसिक फंडामेंटल्स पे ज्यादा जोर देंगे, प्लस उसका थोड़ा बहुत फिजिकल पे भी आपका ज्यादा जोर होगा।
बच्चे की आप उसको पोजीशन सिखाओगे, नेचुरल अलाइनमेंट सिखाना है, वेपन को कंट्रोल करना, तो वो सभी चीजें आप एक जो बिगनर शूटर है उसको ये चीजें सिखाएंगे। लेकिन अगर एलिट शूटर है या इंटरमीडिएट शूटर, उसको ऑलरेडी इन चीजों का पता है, उसने आप उसकी बेसिक फंडामेंटल्स कुछ और हो जाएंगी, ट्रिगरिंग हो गया, साइट पे फोकस हो गया, या हर इवेंट में अलग अलग होगा। जैसे रैपिड फायर हो गया तो उसके अंदर आपका टाइमिंग का हो गया, लिफ्टिंग का हो गया, 4 सेकंड में फर्स्ट शॉट का लिफ्टिंग किस हिसाब से कैसा होगा, कहाँ पे उसने ट्रिगर का पुल लेना है और कहाँ पे रिलीज करना है, वो पूरी चीजें, साइड को कैसे पकड़ के चलना है टारगेट टू टारगेट, ये सभी चीजें हर डिफरेंट लेवल के शूटर को डिफरेंट चीजें आपने सिखानी। एलिट शूटर है उसके लिए अलग से होगा कि मैच प्रेशर को किस हिसाब से हैंडल करना है, फाइनल की प्रैक्टिस करवानी है। तो वो सभी चीजें अलग अलग इसी तभी कर पाएंगे जब हम अलग टाइप के शूटर के लिए अलग लेसन प्लान बनाएंगे। जो हम एक ट्रेनिंग की प्लानिंग करते हैं कि मान लो अभी जो ट्रायल्स आ रहे हैं उसकी हमने प्लानिंग की, 1 महीने पहले से प्लानिंग की, वो पूरा लेसन प्लान बनाया है, तो उसमें जो ट्रेनिंग है वो स्मूथली चलेगी और सीक्वेंस वाइज चलेगी। मैंने शुरू में प्रिपरेटरी फेज के अंदर बेसिक फंडामेंटल्स को ज्यादा जोर दिया, प्लस फिजिकल पे थोड़ा जोर दिया, इंडोरेंस थोड़ा ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद में प्रिपरेशन फेज के बाद जो इंडोरेंस फेज आ गया, उस इंडोरेंस फेज के दौरान उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा और इंडोरेंस बढ़ा दिया प्रिपरेशन के बजाय। प्रिपरेशन में बेसिक थी लेकिन बेसिक से थोड़ा सा एडवांस ट्रेनिंग आ गई, टेक्निकल ट्रेनिंग आ गई, लेकिन इंडोरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। 80 शॉट का मैच हो गया या 90 शॉट का हो गया, या फिर कंटिन्यू 2 मैच भी करवा दिए, या फाइनल्स की प्रैक्टिस भी करवा दी साथ में। तो ये चीजें सब इंडोरेंस फेज में आ गया। फिर कंपटीशन फेज में वो कंपटीशन की तैयारी और प्लस पीक फॉर्म पकड़ाया जाएगा। तो ये सभी चीजें तब हो पाएंगी जब हमने एक प्लानिंग कर ली, तो वो सीक्वेंस वाइज चलती रहेगी और इससे जो ट्रेनिंग है वो इंटरेस्टिंग बनती रहेगी शूटर की। शूटर को पता होगा, अगर आज शूटर शाम को अपने रूम पे जा रहा है तो उसको कल का पता होगा या नेक्स्ट वीक का पता होगा कि मेरी ट्रेनिंग में अगले वीक का मेरा क्या गोल है, मेरे कोच ने मुझे क्या बता रखा है, और मुझे कल सुबह उठ के कितने बजे रेंज पे जाना है और क्या करना है, उससे पहले मुझे क्या क्या करना होगा। रेंज पे पहुंचते ही मुझे बॉडी वार्म अप करनी है या मेंटल वार्म अप करना है, और उसके बाद डायरी मेंटेन करनी है, या फिर कितनी देर मुझे वॉल के ऊपर होल्डिंग करनी है, उसके बाद मुझे टारगेट लेन के ऊपर जाके फिर ड्राई प्रैक्टिस करके फिर कितना शॉट फायर करना है और क्या वर्क करना है। साइड पे वर्क करना है, ट्रिगर पे वर्क करना है, पोजिशन पे वर्क करना है, या फिर फॉलो थ्रू पे वर्क करना है, कॉलिंग द शॉट पे वर्क करना है। जिस पे भी आपको मतलब कि एक आपका जो शूटर होगा उन सभी शूटरों को एकदम क्लियर होगा कि मुझे कल क्या करना है। नो डिस्ट्रक्शन इन बिटवीन ट्रेनिंग। इसलिए शूटर को कोई वो होगा ही नहीं कि मुझे क्या नहीं करना क्या नहीं, वो एकदम क्लियर होगा तो कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब कुछ क्लियरिटी होगा अगले 1 महीने तक का, कि हमने अगर 1 महीने बाद में अगर अगली 30 तारीख को मैच है तो मुझे यहाँ मेरे को यहाँ से 28 तारीख को जाना है, तो 28 तारीख का रिजर्वेशन भी हो चुका होगा। तो एक शूटर प्लस कोच सबको एकदम क्लियर होगा कि हमने कौन से दिन क्या करना है और कब ब्रेक लेना है, सब कुछ एकदम क्लियर पहले ही हो जाएगा। कोई भी लेसन जो इस लेसन प्लान के अंदर है, कोई भी चैप्टर या लेसन या सब्जेक्ट आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि आपने तरतीब से शूटर को अच्छे से जान के उसकी कमियां और खूबियां सब कुछ पहचान के उसके बाद में आपने आपने उसके लिए एक लेसन प्लान बनाया है। तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई चीज छूट जाए, क्योंकि एक तरतीब से आराम से बैठ के पूरा फोकस करके वो चीजें बनाएगी उस शूटर को ध्यान में रखते हुए, तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी। जो ट्रेनिंग का जो पर्पज है, मैंने मेरे शूटर को ट्रायल्स के अंदर टॉप 3 में लाना है, मैंने नेशनल में मेडल उठाना है, तो ये सभी चीजें अगर मैंने आज मेरा गोल सेट कर लिया एज ए कोच अपने शूटर के लिए, ये ध्यान रहे कि गोल अपने शूटर को साथ में बैठा के सेट किया जाए, कि ये नहीं कि आपने अपना सेट कर लिया कि मैंने मेरे शूटर को टॉप 3 में लाना है या गोल्ड मेडल उठाएगा, लेकिन शूटर सोच रहा है कि नहीं मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। पहले शूटर की बात, फिर वो एक शूटर एक ज्यादा दबाव महसूस करेगा कि मेरा कोच मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि शूटर को साथ बैठा के ही ये लेसन प्लान बनाया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि शूटर का
कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छा होना चाहिए। शूटर आपको अच्छे से तरतीब से तभी बताएगा पूरा जब उसका आपके ऊपर पूरा भरोसा होगा, और तभी आप एक अच्छा लेसन प्लान बना पाएंगे। वे ध्यान में रखने वाली कुछ चीजें। लेसन प्लान बनाने से पहले हमें कुछ चीजों पे, ये कुछ ही चीजें हैं, और भी हो सकती हैं इनके अलावा, लेकिन जो जो मेन मेन हैं उनके हमने इसमें डाला है। शूटिंग का मोटिव क्या है? क्या ट्रायल्स में जाना है, या नेशनल के लिए जाना है, या वर्ल्ड कप जा रहा है शूटर, या यहीं पे मैं अभी कोई कंपटीशन नहीं है लेकिन लंबा गैप हो रहा है इसलिए मैं एक टर्निंग साइकिल अपने लेवल पे चला रहा हूँ शूटर का। तो वो एक जो मोटिव है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम ये लेसन प्लान है किसके लिए बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, शूटर्स कितने हैं। अब उसमें भी वो क्वांटिटी के साथ साथ वो भी हो गया कि इंटरमीडिएट कितने हैं, एलिट कितने हैं, और बिगनर शूटर कितने हैं। हाँ, ये कर सकते हैं आप। एलिट आपके 5 शूटर हैं तो आप लगभग मोटे तौर पे आप एक कलेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एलिट शूटर का बना सकते हैं। ऐसे इंटरमीडिएट हैं तो उनका एक बना सकते हैं। लेकिन एलिट शूटर अगर डिफरेंट है, उन दोनों दो शूटर हैं एलिट और उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके लिए कुछ और चीज जरूरत है, एक को फाइनल में ज्यादा अच्छा फाइनल की ज्यादा जरूरत है, एक को टेक्निकल की जरूरत है, तो उसके लिए आपको अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनमें एक जैसा लग रहा है तो आप एक कलेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बना सकते हैं। लेकिन एलिट का सिर्फ एलिट ग्रुप का ही बनेगा, नहीं कि उसमें बिगनर शूटर भी आपने शामिल कर लिया। तो इसलिए आपको शूटर्स का आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए, प्लस उनके ग्रुप का पता होना चाहिए, किस किस ग्रुप के शूटर मेरे पास हैं। नंबर ऑफ कोचेज, मान लो आपके पास 30 शूटर हैं और आप अकेले हो, तो फिर ये लेसन प्लान आपके किसी काम नहीं आएगा। आप बना लोगे कितने भी, लेकिन आप उन चीजों को, सभी 30 शूटरों को आप सही से शूटरों के ऊपर वो लागू नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको असिस्टेंट कोच की जरूरत पड़ेगी। एक वो एक हर कोच की एक कैपेसिटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो 8 से 10 या 15 शूटर को एक साथ देख सकता है, जिसमें भी एलिट शूटर 3-4 ही हों, बाकी बिगनर, इंटरमीडिएट और बिगनर शूटर भी होंगे। तो इतना हो सकता है। अभी ये अगर ज्यादा शूटर हैं तो आपको 1-2 असिस्टेंट कोच आपके अंडर में रखने होंगे। तो ये चीजें पहले आप शूटर को देख के आप अपना कोच का वो करोगे। अगर आपके पास नहीं है असिस्टेंट कोच तो आप मान लो कोई कंपटीशन आ रहा है, नेशनल लेवल का कंपटीशन आ रहा है या ट्रायल्स आ रही है, तो आप एक आधा असिस्टेंट कोच आप रख भी सकते हैं। कौन से लेसन होंगे या सब्जेक्ट होंगे जिन पे मुझे ज्यादा फोकस की जरूरत है? मतलब फिर वही है कि अगर आपके पास जैसे बिगनर शूटर है तो आप उसमें बेसिक ट्यूटोरियल को ज्यादा जोर दोगे, और एलिट शूटर है तो उसके आप कुछ अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे। उसका मैच प्रेशर का हैंडल प्लस फाइनल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करवानी। कि अब आप अगर बिगनर शूटर को फाइनल की प्रैक्टिस कराओगे तो कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि उसको जरूरत है उसकी मैं अभी बेसिक चीजें सुधारूं। तो आप उस हिसाब से उस शूटर को ध्यान में रखते हैं कि मुझे कौन से लेसन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे प्रिपरेशन फेज चलाएंगे तो उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल्स पे ज्यादा वर्क ऑटोमेटिक करेंगे हम। टाइम लिमिट, मैंने आज ट्रेनिंग प्रोग्राम लेसन प्लान बनाया, मुझे पूरा क्लियर पता है कि मेरा 30 दिन के बाद में ट्रायल्स में जाना है। तो 30 दिन हो गए, तो 30 दिन में 15 दिन मैं प्रिपरेशन फेज चलाऊंगा, फिर 7 दिन मैं एंडोरेंस फेज चलाऊंगा, फिर अगले 7 दिन मेरा कंपटीशन फेज होगा, और कंपटीशन फेज में मैं मेरे एथलीट को कंपटीशन के अंदर उतार दूंगा। उस दौरान मेरे शूटर अपने पीक फॉर्म को पकड़े हुए होंगे। ये पूरी प्लानिंग मैंने बना ली। तो ये टाइम लिमिट उतनी है कि 15 दिन मेरे पास प्रिपरेशन के हैं, तो 15 दिन के अंदर ही मुझे मेरे एथलीट का बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर करना ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे बाद में फिर इंडोरेंस में घुसना है, उसके बाद में कंपटीशन में घुसना है, और शूटर को
कंपटीशन में उतारना भी है। तो ये सभी चीजों को सब कुछ एकदम क्लियर होगा, इसलिए टाइम की लिमिट भी उसी हिसाब से हमारे दिमाग में बनी रहेगी। इसका एक और बेनिफिट ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो मिस नहीं होगा। मैंने बिगनर शूटर है उसको मैंने मान लो एक रेंज सेफ्टी का बारे में बताना है। अब नया शूटर है, अगर रेंज सेफ्टी का मेरे दिमाग में नहीं आएगा, हो सकता है वो कल को कुछ कोई हादसा कर बैठे, क्योंकि वेपन का मामला है। तो ये मतलब एक एग्जांपल दिया है, कोई भी चीजें हो सकती है, तो वो चीजें मिस नहीं होंगी, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियर है कि मैं नए लड़के का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो ये चीजें भी उसमें शामिल करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मैंने प्रिपरेशन फेज के 15 दिन लिए हैं, तो जैसे सुटेबल टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो अगर मेरे पास एक महीना है, तो अब मुझे प्रिपरेशन पे ज्यादा वर्क करना है, तो मैंने पहले ही उसको 15 दिन अपने एथलीट को दिए हैं प्रिपरेशन फेज के लिए। एंडोरेंस के लिए 7 दिन और कंपटीशन के लिए 7 दिन। तो एकदम मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने शूटर को देखते हुए मैंने वो टाइमिंग दिया है कि 15 दिन ही मेरे लिए मेरे शूटर के लिए। अब मुझे पता है कि मेरा एथलीट 15 दिन के अंदर अपना बेसिक क्लियर कर चुका होगा, कर लेगा, मैं करवा दूंगा उसको। ये मुझे मेरे ऊपर भरोसा और अपने एथलीट के ऊपर भरोसा है। तो इसीलिए मैं 15 दिन दे रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीजें हमारा, हम उसी हिसाब से हम सुटेबल टाइम देते हैं। जो डिटेल सिलेबस है वो सीक्वेंस वाइज चलता है, आपको आगे बताऊंगा कि डिटेल सिलेबस होता क्या है। ये लेसन प्लान का मतलब एक पूरा सीक्वेंस है, वो आगे चल के आपको दिखाऊंगा और आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसमें एक डे, आफ्टरनून एंड नाइट नाइट पीरियड डिफरेंट कॉलम में, मतलब एक कॉलम इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि कंफ्यूज ना हो कि मैंने एक साथ अगर देखिए मेरे आज के पीरियड होंगे 8, लेकिन 8 पीरियड होंगे कब कब होंगे। मॉर्निंग में मान लो जैसे हम आर्मी में पीटी करवाते हैं सुबह, या योगा करवाते हैं, तो सुबह योगा मेडिटेशन कुछ है, तो सुबह मॉर्निंग का पीरियड एक हो गया। फिर या मॉर्निंग से लेके दोपहर तक 4 या 5 पीरियड हो गए, तो मॉर्निंग टाइम के हो गए, डे के या डे टाइम के हो गए। इवनिंग टाइम की पीटी होगी, मान लो 1 घंटा 5 से 6 में पीटी करवाता हूँ अपने एथलीट को, तो इवनिंग टाइम हो गया। फिर रात को मैंने मेडिटेशन करवाना है अलग से, फिर दोबारा से 7 6 से 7, या फिर डायरी मेंटेन, या फिर कुछ मेंटल मैच या विजुअलाइजेशन कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए अलग से पीरियड वो नाइट में डाला जाएगा, ताकि मुझे क्लियर रहे कि मैंने फ्राइडे को शाम को ये वर्क करवाना है, सैटरडे को ये चीज ये वर्क करवाना है। तो वो जब डे प्लस टाइम वाइज, मतलब कि मॉर्निंग आफ्टरनून या इवनिंग, तो वो सब चीज या नाइट, ये सब चीजें अगर मेरे दिमाग में क्लियर होंगे, मुझे पता होगा इस टाइम में मैंने ये चीज करवानी है, ये कॉलम अलग से बनाने होंगे। अभी कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ये लेसन प्लान बनाते टाइम, मतलब कि अपने शूटर को देखते हुए। अब हम आपको पहले बताऊं, कलेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं हम। जैसे फिजिकल ट्रेनिंग भाई प्रिपरेशन फेज में लगभग सब करेंगे, तो 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग होगी होगी, या बेसिक फंडामेंटल्स 1 हफ्ता चलेगा लगभग, ये चलेगा। लेकिन उसमें भी आपका जो इंटर बिगिनर शूटर है उनका नहीं शामिल कर सकते आप उसके अंदर, एलिट शूटरों के साथ। लेकिन जहां तक कुछ चीजें हैं कि रेंज का टाइमिंग ये है, तो उस टाइम पे वो आएंगे आएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो कलेक्टिव आप लगभग मेन मेन चीजें उसमें शामिल कर सकते हैं आप। टीम प्रोग्राम, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि एलिट शूटर का अलग बना दिया, और जो इंटरमीडिएट है उनका अलग बना दिया, और बिगिनर शूटर है उनका अलग ग्रुप, अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया। ये चीजें चल जाएंगी, अलग अलग आप बना सकते हैं। मतलब आप जरूरी नहीं कि हर एक शूटर का अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएं, कि एक आप मेरे पास 30 शूटर हैं या 15 शूटर हैं 20 शूटर हैं, मुझे पता है कि मेरे पास 5 या 6 शूटर या 4 शूटर एलिट शूटर हैं, मुझे उनका एक अलग से एक खाका तैयार करना पड़ेगा। जो इंटरमीडिएट है उनका अलग खाका तैयार करना पड़ेगा, और जो बिगिनर शूटर हैं उनका अलग से खाका तैयार करना पड़ेगा, कि एलिट शूटर में उसको ये कराऊंगा प्रिपरेशन फेज में,
और इनका प्रिपरेशन फेज का पीरियड इतना होगा, और जो बिगनर शूटर है उनका प्रिपरेशन फेज इतने लंबा होगा, इतने ड्यूरेशन का होगा। इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मेरे ये ए शूटर है या बी शूटर है, इसको एलिट शूटर है और पूरा प्रोपेबल है ये वर्ल्ड कप के लिए या ट्रायल्स में अच्छा करने के लिए, तो मुझे जरूरी है कि इसके ऊपर मैं मोर फोकस करूं। इसका मैं अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊं। मेरे 2 या 3 शूटर हैं, इनका मुझे अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और तीनों का अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा तीनों में, क्योंकि हो सकता है किसी का थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का थोड़ा सा मेंटल हो सकता है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते टेक्निकल में कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक शूटर लगभग ट्रिगर की प्रॉब्लम का आती है, किसी को साइटिंग की दिक्कत आती है, किसी को फॉलो थ्रू की दिक्कत आती है, किसी को टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कि वो कंपटीशन के टाइम में आते आते मान लो उसका पूरा फोकस रिजल्ट की तरफ जा रहा है कि मैंने अच्छा करना, और वो टाइमिंग ज्यादा डिले करने लग गया शूट को, तो तभी हो पाएगा जब मैं अपने शूटर को अच्छे से मैंने रीड कर रखा होगा। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बनाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सेल्फ डिस्प्ले, मतलब कि इसमें आपको, जब आपका एलिट शूटर है और थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट शूटर है, अगर उसने 1-2 नेशनल खेल रखे हैं, तो जरूरी है कि आप शूटर को खुद को उसको शामिल करो कि हाँ भाई बता। क्योंकि आप शूटर को ये बताओगे, ये बोलोगे कि यार बता तेरे अंदर क्या कमी है, शूटर बिल्कुल नहीं बताएगा, और ये चीज पूछनी भी नहीं चाहिए। तो जरूरी है कि आप शूटर को ये बोलो कि चल यार ये बता, अभी हमें और अब नेशनल खेल के आगे नेशनल में हमने क्या क्या सीखा, वो चीज, प्लस हमें और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और क्या कुछ सीखने की जरूरत है, वो चीज लिख के दे, और तू किस चीज पे वर्क करना चाहेगा। तो एलिट शूटर आपको एक अच्छा प्रोग्राम बना के ला के देगा कि मुझे सर इसी इसी चीज पे वर्क करना है, उसमें फिर आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड कर सकते हैं कि मान लो उसको टेक्निकल या फिर मेंटल में कुछ और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, टेक्निकल में भी क्या किस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, वो चीज अगर वो बोल रहा है शूटर, तो आप उस चीजों को नजरअंदाज ना करके अच्छे से ध्यान, हो सकता है मैं मेरे ए शूटर के बारे में कुछ और सोच रहा हूँ कि नहीं यार इसका ये है वो है, लेकिन शूटर कुछ और ही लिख के ला के दे रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर शूटर मुझे बोला कि नहीं सर मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं इस चीज पे और वर्क करना चाहता हूँ, तो आप उस चीज को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करें उस शूटर के लिए। अब इंडिविजुअल सेल्फ एनालिसिस क्या क्या होगा, ये चीजें हम आगे देखते हैं। ये शॉर्ट एक सूत्र दिया है, जो एस का स्ट्रेंथ हो गया, डब्ल्यू का वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इनको हम आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ में अब मैंने इसमें 2 ही दिए हैं, टेक्निकल और मेंटल। इसमें हम मतलब कि मेरे एक शूटर की स्ट्रेंथ में टेक्निकल क्या क्या है, मेंटल में क्या क्या है, प्लस में हम फिजिकल और टेक्निकल में भी 2 चीज वो भी ले सकते हैं। मान लो टेक्निकल में अभी इसको ट्रिगर की किस हिसाब से रिलीज करता है शूटर, मतलब एक एग्जांपल दिया है, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। हाउ इज माई ट्रिगर रिलीज, मतलब मेरा ट्रिगर किस हिसाब से रिलीज होता है, वो मुझे कंफर्म पता है शूटर को कि मैंने यहाँ से पुल लिया और नीचे लेके आया और कंटिन्यू 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 ट्रिगर निकल गया मेरा, मतलब सरप्राइज शॉट निकल रहा है। तो हो सकता है वो ट्रिगर में मास्टर है, लेकिन वीकनेस कुछ और होगी, आगे बताएंगे, मतलब कि थोड़ा होल्डिंग इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो, कुछ और हो। सेम, हाउ डज माई साइट अपेयर, मैं साइट को किस हिसाब से देखता हूँ, कैसी मेरी साइट दिखाई देती है। एक परफेक्ट 10x शॉट किस हिसाब से लगता है, ये उसके अंदर शूटर के अंदर एबिलिटी है। ठीक है, मेंटल में मान लो एक शूटर है, उसके पीछे अगर उसका कोच बैठ रहा है मैच के दौरान, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि यार मेरा कोच बैठा है मेरे पीछे, या उसके टीममेट्स बैठे हैं, उसके साथी बैठे हैं उसके पीछे, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो ये स्ट्रेंथ है उसके लिए कि मेरा कोच मेरे पीछे बैठेगा तो पक्का मैं अच्छा करूंगा। एक कॉन्फिडेंस आता है शूटर को, वो तभी आएगा जब हम आपस में कोच और शूटर की बॉन्डिंग बनी हुई होगी आपस के अंदर। तो ये उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट हो गई। तो ये फॉर एग्जाम्पल लिए कुछ भी हो सकता है। तो आपने इन चीजों को अच्छे से एक बार शूटर को दिमाग में रखते हुए इन चीजों को थोड़ा देखना है। प्लस जैसे फिजिकल, मान लो उसके कोर मसल्स मजबूत हैं, एंडोरेंस की थोड़ा सा और जरूरत है, या और भी वो भी अच्छी है, तो ये चीजें की स्ट्रेंथ क्या क्या है, टेक्निकल में क्या क्या अच्छा है, तो वो सभी चीजें इसमें आपने शामिल करनी है। वीकनेस क्या क्या है, सेम वो ही चीजें टेक्निकल
मेंटल, टेक्टिकल और फिजिकल, वो चीजें, चारों चीजें इसके अंदर आपने फिर शामिल कर ली है शूटर को ध्यान में रखते हुए कि ए और बी शूटर है, इसको मैंने इसमें ये वीकनेस, टेक्निकल में ये चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं, ट्रिगर की दिक्कत आ रही है, टाइमिंग की दिक्कत आ रही है, साइट की फोकस कर रहा टारगेट को, नहीं पकड़ पा रहा साइट को, लॉन्ग होल्ड कर रहा है, फॉलो थ्रो नहीं कर रहा, नेचुरल अलाइनमेंट भूल जा रहा है, अपनी पोजीशन ठीक से नहीं बना पा रहा, स्टांस ठीक नहीं है, कुछ भी मतलब कि जो आपको लग रहा है, आप एक बिगनर शूटर को ध्यान में रखते हुए चीजें बनानी है, तो उसका भी आपको हो सकता है वो बड़ी बड़ी टेक्निकल चीजें मिस कर रहा हो, तो आप उसको ध्यान में देके उसके पीछे बैठ के अगर पता करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये शूटर क्या क्या गलतियां कर रहा है। मेंटल कि फोकसिंग ऑन स्कोरिंग लिविंग द बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब कि ये मैक्सिमम शूटर के साथ हो जाता है कि जैसे रेंज पे खड़ा हुआ, नहीं मैं तो आज इस बार इतना मारना ही मारना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो पहले कार्ड से वो कैलकुलेशन करने लग जाता है, मैथमेटिक्स पूरी बढ़ाने लग जाता है कि इतने का कार्ड हुआ, अगला कार्ड मुझे इतने का मारना पड़ेगा, तब मैं यहाँ जाके पूछूंगा, तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल छोड़ देता है। तो कुछ शूटरों में होता है, तो उसके लिए मुझे क्या वर्क करवाना पड़ेगा, तो ये सभी चीजें, जब वीकनेस मुझे एथलीट के पूरे पता होंगे उसके बाद मैं उसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे शूटर के वीक पॉइंट का मुझे पता नहीं होगा तो मैं कुछ वर्क नहीं कर सकता उसके ऊपर, फिर मैं वही बस नॉर्मल रूटीन है वो चलाता रहूंगा उसके ऊपर। तो एक एथलीट के वीक पॉइंट भी हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए। सेम फिजिकल के, फिजिकल से कतराता है, उसके कोर मसल ठीक नहीं है, कहीं हल्का हल्का पेन भी होता है, वो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करता नहीं है, वो कमर में पेन होने लग गया, शूटर अच्छा है लेकिन शोल्डर पेन कर रहा है, तो ये गलती कोच की, शूटर की नहीं, हमारी भी हो जाती है कहीं ना कहीं, हम भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा है वो यही सोचेगा कि यार बच जाए यार, ठीक है कोट शूटिंग पहन लेगी बहुत ना। अच्छी चल रही है, हाँ। तो इसलिए जरूरी है कि हम एज ए कोच उसको समय समय पर गाइड करते रहें और ये चीजें करवाते रहें। तो अगर फिजिकल में वीक पॉइंट हमने पता है कि मेरे शूटर में ये वीकनेस है, फिजिकल में वीक है, तो मुझे अभी प्रिपरेशन फेज के अंदर फिजिकल करवाना पड़ेगा, तो ये वीक पॉइंट में हमने लिखना है सब चीजें। अपॉर्चुनिटी इंटरनल और एक्सटर्नल, अभी वेपन, अमनेशन, इक्विपमेंट, जैकेट, ग्लासेस, शूज, खाना, किस हिसाब से, ये इंटरनल, ये हमारे अंदर का हो गया कि किस हिसाब से क्या क्या चीजें हम उसके ऊपर, एक शूटर क्या क्या वो कर सकता है अगर वो घर से ठीक ठाक है, नया वेपन ले रहा है या सेकंड हैंड ले रहा है, इक्विपमेंट फॉरेन का जैकेट उसका किट है या एक राइफल शूटर का या फिर अपने नो लोकल बनवाया है, किस हिसाब से, तो वो सब चीजें ये एक शूटर को देखते हुए कि क्या क्या चीजें वो ला सकता है, रख सकता है, शूज कौन से हैं, खाना क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें वो एनर्जी पूरी ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, वो सभी चीजें इसके अंदर देखनी होती है। वो उठा एक्सटर्नल लिया अवेलेबिलिटी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है कि नहीं प्लेट है, में। या हाँ, मैनुअल टारगेट है प्लेट या में से इलेक्ट्रॉनिक उठा ली। टारगेट, कहाँ से मैं हायर कराऊंगा, कैसे हिसाब से, क्योंकि अभी आजकल लगभग सब जगह इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन होने लगे, प्लस दूसरा आसपास का ही रेंज है, वहां पे मैंने छोटा मोटा कंपटीशन करवा दिया, लड़के को लेके चला गया, तो उसमें भी दिल थोड़ा सा खुलता है। अभी भी चीकू काफी रखे हुए हैं। कोच अवेलेबिलिटी आपके मतलब कि वो तो पहले भी बताया, इस पॉइंट को कवर कर चुका हूँ कि शूटर के हिसाब से कोच अवेलेबल है या नहीं है, मैं हूं प्लस मेरे साथ असिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास अगर शूटर ज्यादा है तो मुझे असिस्टेंट कोर्स शूटर रखना ही होगा, क्योंकि अगर शूटर को आप परफेक्टली अगर नहीं देख पा रहे हो, उसके पीछे खड़े नहीं हो पा रहे हो, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप शूटर को नहीं पकड़ पाएंगे कि वो गलती क्या कर रहा है। जरूरी है कि शूटर के पीछे खड़े होकर मैं देखूं कि मेरा शूटर में दिक्कत कहाँ आ रही है, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यार शूटर को मैंने इसके ऊपर ये वर्क कराना जरूरी है। एक पॉइंट ये भी है कि कंफर्टेबल टाइम जोन, मतलब कि एनआरआई जो है वो लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले हमें डिटेल भेज देती है कि ये शूटर इतने बजे इतनी तारीख को मैच खेलेगा। अब मान लो मेरा शूटर दोपहर को 12:30 बजे खेल रहा है, अब यहाँ तो 12:30 बजे का लंच का टाइम होता है, लेकिन वहां पे वो 12:30 बजे उसने मैच खेलना है, तो जब एनआरआई ने वो शेड्यूल भेज दिया उसके बाद जरूरी है कि मैं उस शूटर को 12:30 बजे के टाइम जोन में ही प्रैक्टिस करवाऊं,
ताकि उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए कि हाँ इस टाइम में मैंने फायर कर रखा और अच्छा हुआ। तो उसके लिए वो अपना पूरा टाइम शेड्यूल चेंज करेगा। सुबह उठने का टाइम लेगा, फिर उसमें ब्रेकफास्ट कब करना है, या ब्रेकफास्ट रुक के जैसे 9 बजे के आसपास थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना है, ताकि वो 12 बजे तक एनर्जी मिली रहे उसको। या उसने लंच पहले कर लेना है, या लंच बाद में आके 2 बजे करेगा वो। तो सब चीजें वो तब करेगा जब हम उन चीजों को शामिल कर लेंगे कि हाँ ट्रेनिंग भी एक हफ्ते के लिए, या जब भी हमें पता चलता है कि हाँ इस लड़के का इस टाइम में मैच है, तो उस दौरान हमें वो चीजें लागू कर देनी चाहिए। सेट में इंटरनल फैक्टर्स कि जो आपके साथ वाले शूटर हैं, साथी शूटर हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो बिगिनर शूटर है वो जाता है कंपटीशन के अंदर और देखता है कि यार एलिट शूटर, या नाम सुना है कि फलाना फलाना शूटर यार ये भी खड़ा है मेरे पास, तो उसी का भी अलग से एक डर भय बढ़ जाता है कि यार इसके साथ मैं शूटिंग कैसे करूंगा। ये तो वो चीजें धीरे धीरे निकालनी है शूटर के अंदर, ये देखना कि किससे क्या डरता है ये चीजें। तो ये तब होगा जब हम पहले शूटर का इंट्रोडक्शन करा दे किसी एलिट शूटर से मैच खेलने से पहले कि सर ये मेरा शूटर है, ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं यार मैं इनके साथ खेल रहा हूँ ऐसा है। अकोमोडेशन कैसा होगा? अभी एक साउथ इंडिया का शूटर अगर दिल्ली में ट्रायल देने के लिए आ रहा है, तो अभी दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है, मुझे कहाँ रुकना होगा, सुबह के टाइम में मैच खेलना है तो वहां पे कितना कोहरा भी पड़ रहा होगा, सब कुछ होगा। जैसे 10 मीटर का चलो मान लिया, लेकिन ट्रैप का थोड़ा ओपन रेंज है, तो धुंध भी पड़ रही होगी, ठंड ज्यादा होगी। तो उन सब चीजों का पहले दिमाग के अंदर डर भी रहता है, तो उन चीजों को पहले क्लियर करना भी चाहिए। मैच खराब होने का डर कि वो लगभग होता ही है सबको, तो वो चीजें भी धीरे धीरे उनको दिमाग में रखें, उनको भी निकालना है कि इसके ऊपर मैं क्या वर्क करा सकता हूँ। छोटे छोटे मैच करवा सकते हैं हम, अ, आपस में 2 टीम बना दी, कंपटीशन करवा दिया कि ठीक है जो जीतेगी उसको प्राइज मिलेगा, जो हारेगी उसके ये पेनल्टी लगेगी। एक्सटर्नल फैक्टर जो जो कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है वो हम बहुत कम प्रोवाइड करवा पाते हैं शूटर को यहाँ पे। जैसे अभी मेरा शूटर यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, मैं नहीं ले जा रहा उसको कहीं, तो जरूरी है कि जो स्कूल लेवल पे छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं, जो बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट शूटर, उनको हमने उनमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि उनका दिल हल्का हल्का खुलता रहे। और सबसे मोटिव बड़ा पॉइंट है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग इन द ग्राउंड। मैंने लेसन प्लान बना लिया, बहुत अच्छा बनाया, शूटर को अच्छे से पढ़ लिया, पूरा देख लिया कि हाँ मेरे शूटर में ये चीजें की वर्क करने की जरूरत है, और सब कुछ तैयारी कर लिया। लेकिन मेन चीज है कि मैंने वो चीज ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया। यहाँ दिक्कत आती है कि कोच एक, शूटर 30, तो फिर वो चीजें मैं लागू नहीं कर पा रहा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर शूटर मेरे पास ज्यादा है तो असिस्टेंट कोच की जरूरत पड़ेगी, तभी वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और मुझे और ज्यादा, मतलब कि शूटर से थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए तभी मैं शूटर पे वो चीजें इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। क्योंकि शूटर तो खुद चाहेगा कि यार कोच हमें छोड़ दे, क्योंकि अगर जब तक हमारे अंदर पूरा डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक हम शूटर में डिसिप्लिन नहीं ला सकते। जरूरी है कि अगर मैंने शूटर को टाइम दिया है रेंज के ऊपर 9 बजे आने का, तो मुझे आना पड़ेगा 8:45 पे। अगर मैं 8:45 पहुंचूंगा तो शूटर को डर होगा, वो पक्का 8:50 तक पहुंच जाएगा कि यार मेरा कोच पहुंच गया, मुझे डांटेगा। तो जरूरी है कि वो चीजें हम ग्राउंड में इंप्लीमेंट करें। अभी है सीक्वेंस फॉर मेकिंग ए टर्निंग प्रोग्राम। एक जो आपका टर्निंग प्रोग्राम उसका क्या सीक्वेंस होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने टाइम प्लान बनाना है। मान लो आज से 2 महीने बाद, या 40 दिन बाद, या 30 दिन बाद में मेरा ये कंपटीशन आ रहा है, तो इसमें कितने डे हो रहे हैं, हॉलीडे मैंने कितने देना है, या फिर ब्रेक कितने दिन देना है, 4 दिन ट्रेनिंग करानी है 1 दिन ब्रेक देना है, या 6 दिन ट्रेनिंग करा के 1 दिन ब्रेक देना है, या सिर्फ संडे का ब्रेक रखना है। तो वो सब चीजें पूरा टाइमिंग का वो पूरा प्लान करना है। कि मैंने 40 दिन का पूरा प्लान है, उसमें से 30 दिन का मैंने ट्रेनिंग करानी है, इफेक्टिव ट्रेनिंग करानी है, 10 दिन का ब्रेक देना है। अब 30 दिन के अंदर पीरियड कितने देने हैं, मॉर्निंग में क्या करवाना है,
जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो कितने पीरियड कराऊंगा, मेरा एक पीरियड कितने मिनट का होगा या घंटे का होगा, और फिर इवनिंग में मैंने क्या करवाना है, ये सब चीजें उसमें पूरा एक दिन का पहले शामिल होगा। पूरा एक दिन का करने के बाद उसमें हम पूरा 30 दिन का बनाएंगे। लेकिन उसमें ये चीजें होंगी कि मान लो आगे बताऊंगा आपको, जैसे ब्लॉक सिलेबस है, टाइम प्लान को हम ब्लॉक में थोड़ा डिवाइड कर देंगे। जब ब्लॉक सिलेबस बना देंगे पूरा कि ये सब्जेक्ट उसमें शामिल कर दिए, उन सब्जेक्टों में मैंने ये मोटा मोटा सब्जेक्ट जैसे योगा हो गया, पीटी हो गई, टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग हो गई, वो चीजें उसमें शामिल कर दी। उसके बाद डिटेल सिलेबस, मतलब योगा के अंदर मैंने क्या कराना है, मेडिटेशन में मैंने क्या करवाना है, टेक्निकल में मैंने क्या करवाना है, साइड पे कितने दिन वर्क करवाना है और ट्रिगर पे कितना वर्क करवाना है, या फिर बेसिक फंडामेंटल्स में भी मैं पहले सबसे पहले पिस्टल को उठाना सिखा रहा हूँ या वेपन राइफल को, या उसको नॉर्मल पोजीशन सिखा रहा हूँ कि पोजीशन किस हिसाब से कैसे बनाना सिखानी है, एक नया शूटर एकदम। फिर उसके बाद नेचुरल अलाइनमेंट सिखा रहा हूँ। तो नया शूटर तो उसको ये छोटी चीजें लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है उसको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स थोड़ा अलग हो जाएगा। ग्रिपिंग हो गई, चिक पैड पे कितना क्या दबाव डालना है, किस हिसाब से कैसे एंगल को किस हिसाब से साइटिंग को देखना है, वेपन को किस हिसाब से लाना है, कंट्रोल कहाँ से करना है, साइड पे कितना फोकस करना है, ट्रिगरिंग का पुल कहाँ से लेना है, ये सब चीजें डिटेल सिलेबस में पूरा हो जाएगा। फिर हम वीकली वर्क चार्ट बनाएंगे डिटेल सिलेबस को देखते हुए, और वीकली वर्क चार्ट को देखते हुए वीकली चेक शीट, फिर उसके बाद में वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। ये आपका टाइम प्लान आ गया पूरा। ये मैंने 91 डेज का, मतलब करीबन 3 महीने का मैंने ड्यूरेशन दिया है 13 वीक का, जिसमें संडे एंड हॉलीडे हो गए 15 दिन, तो मैंने माइनस कर दिए इसके अंदर 15 दिन। तो वर्किंग डे जो इफेक्टिव डे हो गए वो 76 डेज हो गए, मतलब 76 डेज ट्रेनिंग होगी, जिसमें पीरियड्स पर डे एक दिन के 8 पीरियड हैं, मतलब हर एक दिन में 8 पीरियड चलाऊंगा अपने शूटर्स का। फोरनून पीरियड हो गए 4, तो इसमें 4 पीरियड एक दिन के हो गए, तो इंटू 76 तो 304 दिन, 304 पीरियड हो गए फोरनून के 76 पीरियड में। आफ्टरनून पीरियड 3 चला रहा हूं मैं, तो 76 दिन में हो गए 228। नाइट पीरियड में एक पर डे चला रहा हूँ, डेली चला रहा हूँ, तो ये 76 पीरियड हो गए। तो टोटल पीरियड एक दिन के 8 हो गए, और टोटल 76 डेज के अंदर 608 पीरियड मेरे हैं, जिनमें मैंने अपने एथलीट को ट्रेनिंग करवानी है, कुछ ना कुछ करवाना है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, टेक्निकल हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने उसके अंदर करवाना है। और वो क्या करवाना है उनको थोड़ा सा मैं आगे खोलूंगा। ब्लॉक सिलेबस, जब लेसन टाइम प्लान बना दिया पूरा, पूरा पीरियड की बांट कर दी, सब कुछ देख लिया कि हाँ ये इतने इतने पीरियड होते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में। ये जरूरी नहीं कि आप दो, मान लो आपके पास शूटर फोन के लिए आ रहा है, तो आप फोन का बनाओ उसका, या आफ्टरनून में आ रहा है फोन, वो अपना स्कूल कॉलेज में जा रहा है, तो आफ्टरनून का बनाओ। तो आप शूटर की अवेलेबिलिटी देखते हुए इस हिसाब से उसका ट्रेनिंग पूरा टाइम प्लान बनाना है। अब ब्लॉक सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि इसमें मेन सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे योगा का हो गया, मॉर्निंग में सुबह 76 पीरियड हो गए, तो डेली मॉर्निंग में एक पीरियड चल रहा है मेरा। फिजिकल ट्रेनिंग आफ्टरनून में रखी है, क्योंकि सुबह अगर फिजिकल ट्रेनिंग कराऊंगा तो शूटर फिर प्रैक्टिस के दौरान या जब ट्रेनिंग कर रहा होगा, शूटिंग के दौरान उसको आलस आएगा क्योंकि बॉडी थक चुकी होगी। इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ पे शाम को करवाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, ताकि शूटर रात को सो के रिलैक्स हो जाए, सुबह फिर फ्रेश माइंड से उठ के आए रेंज के ऊपर, और उठ के आए और वो योगा करेगा और अच्छा फ्रेश होकर उठ के मतलब आएगा रेंज के ऊपर। तो हम सुबह योगा या मेडिटेशन करवाते हैं और शाम को फिजिकल ट्रेनिंग। फिर मेडिटेशन के नाइट में रखे 76 पीरियड, मतलब कि आफ्टर फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में बंदा फ्रेश होके नहा धो के फिर दोबारा आएगा, और फिर हम उसको मेडिटेशन की कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें विपासना भी हो, एक सब होता है, ईसाई योग या कुछ भी करवा सकते हैं हम। वो आपके ऊपर, आप कुछ भी करवा सकते हैं अपने एथलीट को, या मेंटल मैच करवा सकते हैं, विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं, या डेली ना करवाएं, हफ्ते में 2 दिन करवाएं। फिर बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब मॉर्निंग में 102 पीरियड रख दिए, आफ्टरनून में 50 पीरियड रख दिए, टोटल बेसिक फंडामेंटल्स के पीरियड दिए 152।
ये मतलब कि 152 बेसिक फंडामेंटल्स से ही चलेगा। उस शूटर को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि उसको जरूरी है कि 90 दिन के अंडर ये 152 पीरियड मैंने चलाने अपने इस शूटर के बेसिक फंडामेंटल्स में। टेक्निकल ट्रेनिंग मॉर्निंग में 126, आफ्टरनून में 84, टोटल हो गए 210। सेम मिसलेनियस, मतलब कि मिसलेनियस के आफ्टरनून में मैंने 18 पीरियड रखे। मान लो शूटर को मैं बेसिक फंडामेंटल्स करा रहा था, लेकिन मेरे को जरूरत है कि और थोड़ा सा उसमें वर्क कराने की जरूरत है, तो मैं ये पीरियड उसमें शामिल करूंगा। टेक्निकल में जरूरत है, टेक्निकल में शामिल करूंगा। तो ये मतलब मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ ये 18 पीरियड अलग से। बाकी इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान में देने वाली बात है कि आपका जो टोटल है वो पीरियड का, वो पूरा वो का वो आना चाहिए। जैसे डे में आपने दिया है तो डे का पीरियड इसमें 304 हो रहे हैं, आफ्टरनून में 228 हो रहे हैं, नाइट में 76 हो रहे हैं, टोटल 608 पीरियड हो रहे हैं। सेम यहाँ पे आपने देखा होगा कि आफ्टरनून में 224 हो रहे हैं, फोरनून में 304 हो रहे हैं, नाइट में 76 हो रहे हैं, टोटल 608 हो रहे हैं। मतलब सेम पीरियड, एक पीरियड आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपने ध्यान देनी है इसके अंदर। आज यहीं तक लेते हैं, आपको कल इससे आगे मैं समझाऊंगा थोड़ा और। थैंक यू सो मच हिम्मत सिंह जी। शाम मैम। की क्लास में ये डिस्कशन में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी आपने मैम। बहुत ही क्लियर और बिल्कुल सादे तरीके से एकदम से इनको प्लान बता दिया। तो जिस तरह से आपने बहुत सही कहा, बिना प्लान के हम आगे नहीं जा सकते। ये भी अपना अब दिल्ली में जो कोर्स के लिए आ रहे हैं उसके लिए भी दे हैव टू मेक द प्लान, जी कितने मैम। दिन का है, मुझे कैसे रहना है, क्या करना है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। जय हिंद, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं 4 बजे। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।